सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। बता दूं आपको, इतना तो कंफर्म हो ही गया है आपको कि बांग्लादेश के रास्ते, नेपाल के रास्ते भारत में विस्फोटक पदार्थ आए थे। आतंकवादी संगठन पाकिस्तान का, भारत के कुछ पढ़े लिखे डॉक्टर्स, हराम के पिल्ले की मां का साकिना का, पता नहीं ये कौन सा इस्लाम है इनका, सुअरों का। ये तालिबानी सोच है, ये खतरनाक ISIS वाली सोच है जो ये कर रहे हैं। इनकी वजह से पूरे मुसलमान परेशान हो रहे हैं। मोहतरम हजरात, अभी कुछ भी कहना ठोक कर ठीक नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि विस्फोटक आए थे बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते, जिनका इस्तेमाल दिल्ली में जो लाल किले पर धमाका हुआ वहां तो हुआ ही, लेकिन इसके आगे की भी साजिश थी। अब बोल दूं जो मेरे मन में है, आगे की साजिश हो या ना हो, क्योंकि मोदी को जीता हुआ, मोदी जी को राजा बताते हुए, कामयाब बताते हुए झटकुल्ले कुछ ये कह रहे हैं, गू खाने वाले के मतलब दिमाग कैसे घुमा रहे हैं कि अरे हमारी एजेंसी क्या कर रही थी ये मत पूछो, अगर हमारी एजेंसी ना होती तो इससे ज्यादा बहुत कुछ हो जाता, पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाती। और ऐसी ही चीजें सामने भी आ रही हैं कि हाँ, पूरे हिंदुस्तान में बड़े धमाके करने की तैयारी थी ताकि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान भाई, अरे यार भाई ये तो कम हुआ, वरना पता नहीं क्या होता, मोदी जी ने बचा लिया। कोई सवाल नहीं कर रहा, सब प्रोपेगेंडा है। कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि चौकीदार चोर निकला, चौकीदार फेल हो गया। मोदी ठोक के कह रहे थे अब तक क्या 2014 का बाद से आतंकवादी हटाना हो। अजीत डोभाल कह रहे थे, कई बार बोल चुके, लेकिन ये कांड लाल किले जैसी जगह पर होकर ये खुलासा कर दिया है इस हादसे ने कि चौकीदार ही गलत है, चौकीदार कमजोर है, 56 इंच की छाती नहीं है, न लाल आंख है। जब क्लियर हो गया कि जैश ए मोहम्मद का ये काम है, तो भाई फिर काहे का इंतजार। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तुम ही तो भौंक रहे थे गोदी मीडिया वाले, तो अब करो पाकिस्तान पे हमला। हम मुसलमान कह रहे हैं, भारत के मुसलमान, हम आपके साथ है, पाकिस्तान पर हमला करो। तो यहां छेद टाइट हो जाते हैं सबके, स्क्रीन पर भाव भाव करना है, कर नहीं रहे, हमला करो। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान का संगठन है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुंह से मुंह मिला हुआ है। बांग्लादेश के रास्ते, नेपाल के रास्ते भारत में विस्फोटक आया था, आपके पास सबूत है, करो हमला। विश्व गुरु हैं हम, करो हमला भाई। उधर दोस्तों ये तमाम चीजें एक तरफ, भाई साहब गोदी मीडिया की इंतहा हरामीपने की देखिए, पूरी दुनिया में जलील हो रहा है गोदी मीडिया। ये देखिए भाई, गोदी मीडिया ने तुर्की को इन्वॉल्व कर दिया। जी हाँ, इंडिया टुडे ने कह दिया कि भारत में जो धमाका हुआ उसमें तुर्की का अहम किरदार है। इन गणचटों को जो मिल रहा था, देखिए ऐसे जो है रिश्ते खराब होते हैं, दूसरे देशों के साथ संबंध भाई ऐसे ही खराब होते हैं जैसे गोदी मीडिया की हरकत है। बहरहाल गोदी मीडिया को तुरंत रिप्लाई किया तुर्की ने और नाराजगी जताई। अब यह बात क्लियर है कि भारत के लिए बांग्लादेश सही नहीं है। मैं 1 साल पहले बोल चुका था। अब सुनिए, भारत विरोध कर चुका है कि बांग्लादेश ऐसा ना करे। बांग्लादेश का पहले से वादा था कि हम इस जगह पर अपना मिलिट्री बेस नहीं बनाएंगे। आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट है। खबर यह है कि बांग्लादेश अपने सेंसिटिव भारत के बिल्कुल करीब चिकन नेक के पास भारत के खिलाफ मोहम्मद यूनुस की नापाक चाल शुरू हो चुकी है। वहां बांग्लादेश की सेना अपना वादा तोड़ रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली जो सरकार है, फौज है, भारत के खिलाफ अपना जहर और नापाक चाल दिखा रही है। बांग्लादेश अब भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास मौजूद लाल मोनिरहाट हवाई क्षेत्र का उपयोग करके वहां सैन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल उस अड्डे को करेगा। कल तक जो सिविलियंस के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए इलाका इस्तेमाल करता था बांग्लादेश, अब वो कह रहा है कि हम तो अपनी फौज के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यानी पाकिस्तान का जैसे
साथ बांग्लादेश को मिला, बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ लाल आंख दिखाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश उधर अलग से चिढ़ा हुआ है भारत से, क्योंकि भारत ने शेख हसीना को पनाह दी हुई है। शेख हसीना का मामला यह है कि शेख हसीना खुल्लम खुल्ला मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रही है। इतना कुछ बोल रही है कि बांग्लादेश भड़क गया है और बांग्लादेश ने भारतीय एम्बेसडर को तलब कर लिया है। उधर G7 की मीटिंग में भारतीय विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। जाहिर सी बात है, भारत इस वक्त चाहेगा कि अमेरिका हमारे पाले में आ जाए या फिर हमारे खिलाफ ना हो, न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता अगर पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव होता है। बताना चाहूंगा 5 दिसंबर को भारत आने के लिए कंफर्म तारीख कर दी गई है पुतिन की। कहा जा रहा है कि मोदी और पुतिन की इस मुलाकात के दौरान Su-57 और S-400 डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है। उधर भारत ने 13,700 फीट लद्दाख के इलाके चीन के सबसे करीब अपने सबसे ऊंचे एयरबेस को ऑपरेशनल कर दिया है, चालू कर दिया है। याद रखिएगा, जब फौज की बात आए मेरे हिंदुस्तान के भाइयों, मेरी बहनों, जब बात हिंदुस्तान की बात आए, फौज की बात आए, देश की बात आए, तो सरकार को किनारे कर दीजिएगा। यह मत सोचिएगा कि अरे यार मोदी की सरकार है तो सेना का साथ, ना 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 ना, फिर तो आपकी मेरी हो जाएगी दुश्मनी। देख रहे हो आज तो वैसी फॉर्म में तुम्हारा भाई। क्लियर कट बात यह है, इस बात को मानना पड़ेगा कि भारत की एयरफोर्स पूरी तरह से एक्टिव है। फिलहाल लाइव अपडेट आपको बता दूं कि पाकिस्तान से जो तार, POK से जो तार इस धमाके के जो दिल्ली में हुआ है, जो जुड़ रहे हैं, इससे पूरा भारत रेड अलर्ट पर है और हमारी फौज को अलर्ट पर रखा गया है। उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि तालिबान के ऑफिशियल ने अपने ही लोगों को धमका दिया है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान से तजारत करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर निर्भर होते हैं, तो याद रखिएगा 3 महीने हैं आपके पास। आगे कभी भविष्य में कोई मुसीबत आई तो हम आपका साथ नहीं देंगे। हम यहाँ बैठे हैं, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप हमसे बोलिए, और अगर आप हमारी बात नहीं मानते और पाकिस्तान में घुसे रहते हैं तो याद रखिएगा हम आपका साथ नहीं देंगे, चाहे भले ही आप अफगान क्यों न हो। د هیواد ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای له نورو بدیلو لارو سوداګرۍ ته مخه کړي. دې لارې نه یوازې زموږ تجاران زیانمن کړي، بلکې بازارونه او عام ولس یې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. زه له ټولو محترمو سوداګرو څخه په ټینګار غواړم چې د صادراتو او وارداتو بدیل انتخابونه ژر عملي کړي، تر څو مو د پاکستان سره صادرات او واردات د خنډ او زنګ سره مخ نشي. दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का 2 दिन पहले पोपट बना था और मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था। इस्लामाबाद कोर्ट कचहरी के बाहर जो धमाका हुआ तो पाकिस्तान के बदमाश शरीफ, पाकिस्तान का शहबाज शरीफ, उसने भारत पर चेप दिया कि ये काम हिंदुस्तान ने किया है। सेम उसी वक्त पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर भाई, उसने पहले ही बोल दिया कि ये तो तालिबान ने किया है। तालिबान खामोश था। इन तमाम चीज़ों के बीच फिर कुछ घंटों के बाद तालिबान ने मान लिया कि भाई ये, मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मान लिया कि ये काम हमने किया है, कबूल कर लिया। तो पोपट बन गया। ये किस तरह से हर चीज़ का इल्जाम बड़ी आसानी से भारत पर लगाओ और अपना, लेकिन शहबाज शरीफ का लुल्लू हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अफगानिस्तान को धमकी दी, तालिबान को, कि जिस तरह की आपकी हरकतें हैं ये नहीं रुकी तो याद रखिएगा हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। यानी एक बार फिर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हमले की धमकी दी है कि इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है पिस्तनाई कर रही है, वो इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है और उन्होंने एक पैगाम आज दिया है हमें कि आपके तमाम इलाके जो है हमारी जद में है और पाकिस्तान की हुकूमत और हमारी बहादुर अफवाज जो है जितनी कुर्बानियाँ इस सिलसिले में दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। जिगर को तोड़ने वाली खबर आपके सामने है। देखिए, किसी भी देश का सैनिक हो, सैनिक तो होता है, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए बात। आपकी स्क्रीन पर देखिए, तुर्की का
जो C-130 मिलिट्री कार्गो प्लेन 20 फौजियों के साथ अजरबैजान से तुर्की आ रहा था, वो जॉर्जिया में क्रैश हो गया, 2 टुकड़े में बट गया। भाई 20 के 20 सैनिक मारे गए, वो जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया। अभी तक ये जानकारी नहीं आई है कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये काम इजराइल ने किया होगा। ये कहीं छपा नहीं है, प्रूफ नहीं है, ये आपका छोटा भाई है जिसके दिमाग में ये बात आ रही है कि ये काम इजराइल ने किया होगा। इस मामले में रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि हमें जहाज का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और हमने जांच शुरू कर दी है। Yine dün gece 46 kişilik kaza Kırım inceleme ekibimizin bölgeye intikalini sağladık. Uçağımızın kara kutusu bulunmuş. İncelemeler दोस्तों, उधर विपक्ष जो रजब तैयब अर्दोगान का जो विपक्ष का नेता है इमामोगलू, दोस्तों खबर यह है कि उनको तुर्की के जो जज हैं 2000 साल की सजा सुनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, आप गूगल पर भरोसा नहीं कर सकते। गिबली की बड़ी क्रिएटिविटी दिखाई थी लोगों ने, जेमिनी पे फोटो अपलोड करके कन्वर्ट इनटू दिस इनटू दैट, अलान का फलान और धमाक। कुछ सोशल मीडिया क्रिएटर्स ने, कंटेंट क्रिएटर्स ने इस पर बात भी की थी, समझाया भी था लड़कियों को कि अपना फोटो वीडियो मत अपलोड करो इस पर। जब हम जेमिनी इस्तेमाल करते हैं, गूगल डाउनलोड करते हैं, तो हम अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं अपने उस ऐप को कि आप हमारा फोटो वीडियो एक्सेस आप ले सकते हैं उसका। अब पता है क्या इल्ज़ाम लगा है गूगल पर? गूगल जासूसी कर रहा है। आप जो डेटा अपलोड करते हैं, आपके फ़ोन में जो कुछ भी है, जब आप गूगल का कोई भी प्रोडक्ट डाउनलोड करते हैं, तो आप जब एक्सेस देते हैं, अलाउ करते हैं, तो पूरे फ़ोन का डेटा चुरा लेता है गूगल। मोहतरम हज़रात, आपको ये मजाक लग रहा है तो आपकी स्क्रीन पर सबूत है। गूगल के ऊपर भाई साहब अमेरिकी नागरिक ने केस कर दिया है अमेरिका में ही कि जासूसी कर रहा है गूगल आम लोगों की बिना बताए, और प्राइवेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा गूगल बन रहा है। उधर कोलंबिया और थाईलैंड के बीच जंग का माहौल फिर से बन गया है। कैसे? सीज फायर तो हो गया था, लेकिन कंबोडिया पीछे हटा तो थाईलैंड के ज़मीन बॉर्डर के इलाके में वो माइन लगाकर चला गया। 2-3 दिन पहले उसी माइन में फंसकर थाईलैंड के 2 फौजी बुरी तरह से घायल हो गए, तो उसने सीज फायर रद्द कर दिया थाईलैंड ने। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब ताज़ा अपडेट इसमें यह है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच गोलीबारी शुरू हो गई है, और थाईलैंड का कहना यह है कि कंबोडिया माफ़ी मांगे कि उसके लैंड माइन से हमारे 2 फौजी बुरी तरह से घायल हुए हैं। आओยิงกันแล้ว เขาที่กำบัง हजरात, स्पेन और चाइना दूर रहते हैं, इतने क्लोज नहीं है, लेकिन क्योंकि अमेरिका की दादागिरी पूरी दुनिया पर चल रही है, टैरिफ वाला खेल है यहाँ पे, तो भाई बहुत लंबे समय के बाद, सालों बाद, स्पेन का इतना बड़ा अधिकारी छोड़िए, स्पेन का किंग है, वो चाइना पहुंचा है। कहा जा रहा है चाइना और स्पेन अपने रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। ये अमेरिका के लिए मुंह पर करारा तमाचा है। अगर स्पेन और चाइना के बीच अहम और बड़ी डील हो जाती है तो अमेरिका को ये तगड़ा झटका लगेगा। अब आप मज़ेदार बात सुनिए, ऑस्ट्रेलिया के जो जासूसी विभाग के हेड हैं, जैसे मोसाद का चीफ, CIA का चीफ, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के जासूसी विभाग के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा कि चाइना इतना खतरनाक और पावरफुल है कि एक झटके में चाइना अमेरिका के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक कर सकता है और बंद कर सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भविष्य को लेकर बात की है कि जैसा आज का माहौल है, कल की लड़ाई यानी आने वाली लड़ाई आज से ही अंतरिक्ष में लड़ी जा रही है। यानी उन्होंने बता दिया है कि जंग कितनी एडवांस हो चुकी है। सुनिए। Nous accélérons aussi le développement de nos capacités d'alerte avancée en coopération avec l'Allemagne, et nous renforçons notre surveillance spatiale avec le radar Aurore afin de réduire nos dépendances. Nous investissons
dans des moyens d'action depuis le sol et l'espace en respectant le droit international, mais sans naïveté aucune. La guerre d'aujourd'hui se joue déjà dans l'espace et la guerre de demain commencera dans l'espace. Soyons prêts, ce sera une condition du succès des opérations militaires. उधर भारतीय सेना चीन के करीब अरुणाचल प्रदेश में खतरनाक ड्रिल कर रहा है। म्यांमार की जनता आर्मी ने एक मंजर दिखाया, ये देखिए, उन्होंने पुराने जमाने की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हाथियों की फौज बनाई है और हाथियों की सवारी करके अब वो जंग लड़ेंगे। अब ये न जाने फाइटर जेट के आगे कैसे ये हाथी टिकेंगे, ये अलग बात है, लेकिन इतना क्लियर है कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट के बावजूद अभी म्यांमार के हालात ठीक नहीं हैं। पूरी दुनिया की गालियां सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को एहसास हुआ कि हाँ, H1B वीजा पर मुझे नरम होना चाहिए। फॉक्स न्यूज पर देखिए ये इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हमें बाहर के टैलेंट को, विदेशी टैलेंट को भी अपने मुल्क में लाना चाहिए। तो महिला एंकर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो H1B वीजा का विरोध किया है और वैसे भी हमारे पास बहुत टैलेंट है। तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, हमें बाहर के टैलेंट को यहाँ लाना होगा और उन्होंने इस तरह से H1B वीजा पर नरमी दिखाई है। इसका मतलब यह है कि जो भारतीय हैं, जो H1B वीज़ा के तहत अमेरिका में जाकर या जाना चाहते हैं या जाकर रह रहे हैं, उनके लिए ये पॉजिटिव खबर है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो आदमी 4 दिन पहले वो H1B वीज़ा ही ख़त्म कर रहा था, चूरन पर भरोसा करना क्या सही है कि साला कल ये फिर कुछ नया कर दे? कमेंट कीजिएगा। उधर कोलंबिया ने कह दिया है कि हमने इंटेलिजेंस डेटा अमेरिका से शेयर करना बंद कर दिया है क्योंकि अमेरिका हमारे लोगों पर, हमारे क्षेत्र पर, कैरेबियन लोगों पर हमला कर रहा है। उधर वेनेजुएला ने ऐलान कर दिया है मास मोबिलाइजेशन का। उसने ऐलान कर दिया है कि जनता भारी से भारी तादाद में फौज में शामिल हो। अब दोस्तों, अमेरिका अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैरेबियन देश जिसमें वेनेजुएला, कोलंबिया ऐसे देश आते हैं, उन पर अमेरिका हमला कर रहा है। तो अब ब्रिटेन ने भी इंटेलिजेंस अमेरिका से शेयर करना बंद कर दिया है। फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा है कि अमेरिका कैरेबियन इलाकों पर जो हमला कर रहा है यह सरासर गलत है, यह इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। मोहतरम हज़रात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।